हमने जो हम लोगों की लास्ट क्लास की थी उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि जिन्हें हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, वो रॉ मटेरियल्स क्या सही में नेसेसरी होते हैं क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कह दिया कि ये रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक है, सो क्या मेरे सिर्फ इतना कहने से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी क्या कि सही में ये रॉ मटेरियल आपको फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है? ऑब्वियसली नॉट। आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या कुछ ऐसी प्रोसीजर करके दिखानी होगी जिससे तुम ये प्रूव करके बता सको कि हाँ, ये पर्टिकुलर मटेरियल हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी के कहने मात्र से हम यकीन नहीं कर सकते ना कि सही में वो रॉ मटेरियल इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए देखो, टोटल 3 रॉ मटेरियल का जिक्र किया जाता है। सबसे पहला रॉ मटेरियल जो हम लोगों के आजू बाजू है वो है CO2, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है आप लोगों के पास सनलाइट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा होता है आप लोगों के पास क्या, क्लोरोफिल। इन तीनों रॉ मटेरियल के बिना फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेस है वो हो नहीं सकती। समझ रहे हो? अगर इसमें से एक भी रॉ मटेरियल को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाएगी। जिसमें से हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये जो सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इस बात का हमने प्रूफ देख लिया था। आज की जो हमारी क्लास है वो इन दोनों टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करने वाली है कि हाउ आपका CO2 एंड हाउ क्लोरोफिल बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोगों को पुरानी क्लास के कंसेप्ट्स, टॉपिक्स पता होने चाहिए। जैसे कि क्या, पुरानी क्लास से तुम्हें ये पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, कि आपकी जो ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस वाली, इस फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस में हम लोग हमेशा एक प्लांट को, चाहे तुम CO2 के नेसेसिटी को प्रूव करो, चाहे तुम सनलाइट की नेसेसिटी को प्रूव करो, या चाहे तुम क्लोरोफिल की नेसेसिटी को प्रूव करो, हमेशा आप क्या करते हो, आपका जो प्लांट होता है उस प्लांट को आप 2 से 3 डेज के लिए क्या करते हो, डार्क रूम में रख देते हो। क्यों हम किसी भी प्लांट को 2 से 3 डेज के लिए डार्क रूम में रखते हैं, बताओ जरा। उसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा फैक्ट है कि प्लांट के अंदर में, ठीक है, उसकी लीव्स में जो पहले से स्टार्च स्टोर्ड है, स्टार्च यानी कि क्या, प्लांट का फूड, स्टार्च यानी कि क्या, प्लांट का फूड। अब जैसे जो तुम खाना खाते हो, दाल भी खाने में काउंट होती है, चावल भी खाने में काउंट होता है, रोटी भी खाने में काउंट होती है, सब्जियां भी खाने में काउंट होती हैं, बट सबके अंदर का जो कंटेंट है वो अलग होता है। वो रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स है ना, दाल में प्रोटीन्स है। तो सिमिलरली प्लांट के अंदर जो फूड है वो किस फॉर्मेट में है, स्टार्च के। तो हम लोग अगर किसी प्लांट को 2 से 3 दिन, चाहे आप CO2 की प्रेजेंस की नेसेसिटी का प्रूव कर रहे हो, चाहे सनलाइट का, या चाहे क्लोरोफिल का, तीनों ही प्रोसेस में हम प्लांट को 2 से 3 डेज के लिए डार्क रूम में रख देते हैं। इससे ये होता है कि जो स्टार्च उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, वो ऑलरेडी स्टोर्ड स्टार्च आपका क्या हो जाता है, सारा का सारा खत्म हो जाता है, ठीक है, एंड हो जाता है। अब सारा का सारा खत्म कैसे होता है? अब जैसे मान लेते हैं तुमने अभी खाना खाया है, कल किसी रीजंस की वजह से तुम खाना नहीं खा पाए, तुम दूसरे दिन भी खाना नहीं खा पाए। लोग रखते हैं नवरात्रि वगैरह में उपवास रखते हैं, या फिर अलग अलग 9 दिन का सिर्फ पानी वगैरह पीते हैं, ठीक है। मेरे घर में हमारे वाल रखते हैं 9 दिन सिर्फ पानी पीते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, वो भी पानी सिर्फ रात में। तो ऐसे में उन 9 डेज के दौरान वो लोग मर नहीं जाते, सिंपल। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उस बॉडी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, आप लोगों का ये खाना जब आप खाते हो और अगर आप उतनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो जो एनर्जी यूज़ नहीं होती है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो जिस दिन आप फास्टिंग करते हो, जिस पीरियड में आप फास्टिंग करते हो, उस दौरान यही एनर्जी आपकी बॉडी क्या करती है, जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको यूज़ करती है, क्योंकि नई एनर्जी तो आ नहीं पा रही है क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले से स्टोर्ड एनर्जी है, उस स्टोर्ड एनर्जी का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही प्लांट के अंदर में भी पहले से एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड होती है। तो वो स्टोर्ड एनर्जी को क्या करता है,
जब हम लोग उसको 2 से 3 डेज धूप में रखते हैं तो बेचारा खाना मतलब धूप में नहीं रखते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है वो बताओ कि वो 2 से 3 दिन जब वो नहीं रह पाता है धूप में तो बेचारा अपने अंदर की स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करता है और वो अपनी सारे के सारे स्टार्च को ख़त्म कर देता है। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में हमने उसके अंदर के उसके लीफ के अंदर का पूरा स्टार्च हमने निकाल दिया। इसीलिए इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डी स्टार्चिंग। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डी स्टार्चिंग। इसका मतलब है आपने उस प्लांट के अंदर का सारा स्टार्च निकाल दिया। पॉइंट नंबर 2, हमने ये भी पढ़ा था कि एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर में आप पानी रखते हो, पानी को आप क्या करते हो, बॉईल करते हो, है ना, और उसके बाद यहाँ पे एक लीफ आप ऐड कर देते हो। ये पढ़ा था आपने, राइट। क्यों हम ऐसा करते हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका सिंपल रीज़न ये है कि हम उस लीफ की जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन को क्या करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, याद रखना, ठीक है, ताकि उबलते हुए पानी में उसकी सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तीसरी चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी वो ये कि आप क्या करते हो, एक वाटर बाथ का सहारा लेते हो। उस वाटर बाथ के अंदर मतलब आपका पानी भरा हुआ रहता है, आप हीटिंग करते हो तो उसके अंदर जो सेकंड कंटेनर है उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, अल्कोहल, और उसके अंदर आप एक पत्ती को डाल देते हो। तो इससे क्या होता है, आप सारा का सारा इस प्रोसेस से क्या होता है, आप इसके अंदर का क्लोरोफिल रिमूव करते हो। क्या करते हो आप, इसके अंदर का क्लोरोफिल। तो ये तीनों स्टेप्स क्यों की गई, इन तीनों स्टेप्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस क्लास से सीखा है। और अभी आज की क्लास में हम इन सारी स्टेप्स को वापस से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अच्छा, अब लेकिन आज की क्लास में हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो कंसेप्ट देखो क्या है आप लोगों का, कि आप अभी जो क्वेश्चन करने वाले हो, मतलब जैसे मैंने कहा कि CO2, क्लोरोफिल, सनलाइट नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस बात का प्रूफ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाँ सनलाइट नेसेसरी है, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बट क्या तुमने इस चीज़ का प्रूफ देखा है कि क्लोरोफिल या फिर CO2 भी नेसेसरी होता है? नहीं देखा ना। तो आज की एक्चुअली हमारी जो क्लास का एम है वो हमें ये करना है, टू शो दैट CO2 इज नेसेसरी। यानी कि हम लोगों को आज क्या प्रूफ करके दिखाना है कि CO2 भी नेसेसरी होता है। किस प्रोसेस के लिए, खाना बनाने वाली प्रोसेस के लिए। अगर आप CO2 नहीं दोगे एक प्लांट को तो बेचारा खाना नहीं बना पाएगा। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोगों को जो चीज़ रिक्वायर्ड रहती है वो रिक्वायर्ड चीज़ देखो क्या है। रिक्वायरमेंट में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं ऑब्वियसली एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, बट मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि एक बीकर लगेगा, एक बर्नर लगेगा, एक पत्ती लगेगी, कभी वो लगेगा। जो तुमने नहीं सुना है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। हम लोगों को एक बॉटल चाहिए होगी, ठीक है, लेट्स से ये हम लोगों की बॉटल है। इस बॉटल के अंदर में हम लोगों ने क्या करके रखा है, एक केमिकल भर के रखा हुआ है। ये केमिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस बॉटल के अंदर मैंने क्या करके रखा है, एक केमिकल भर के रखा है। ये केमिकल कौन है, दिस केमिकल इज KOH। थोड़ा सा अगर 9th स्टैंडर्ड तुम लोगों को याद होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए, दिस केमिकल इज नोन एज व्हाट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस पर्टिकुलर केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया क्यों, इस बॉटल के अंदर हम लोगों को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेने की ज़रूरत क्या फील हुई, इसका रीज़न क्या है। तो देखो, हर चीज़ के पास कुछ ना कुछ एबिलिटी रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की। जैसे स्पंज है, कहीं पानी गिर गया है, आप क्या करो, पानी के ऊपर स्पंज रख दो, स्पंज क्या करेगा, पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, तुम लोग जब कोई प्लास्टिक का मटेरियल मार्केट से खरीद कर लेकर आते हो तो उस प्लास्टिक के मटेरियल में तुम देखना एक छोटा सा कागज का आपको लिफाफा मिलता है, मतलब छोटा सा पैकेट मिलता है, उसके अंदर कुछ भरा हुआ रहता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि जब भी एक इंसान बॉटल को खोलेगा, देखेगा, रखेगा, डब्बे को खोलेगा, रखेगा, देखेगा, एटमॉस्फेयर में से थोड़ा बहुत मॉइस्चर उस बॉटल के अंदर एंटर कर जाएगा और मॉइस्चर लॉक होने की वजह से तुम देखना बॉटल के अंदर से बदबू आने लगेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ताकि उस कंटेनर के अंदर में मॉइस्चर ना रहे, इसीलिए हम वो केमिकल रखते हैं। वो केमिकल क्या करता है, सारे के सारे मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर यानी कि बेसिकली क्या, H2O।
तो ऐसे केस में हम लोगों को अभी क्या चाहिए, हमें ये प्रूव करना है कि प्लांट के लिए CO2 नेसेसरी होती है। जैसे हमें लास्ट टाइम क्या प्रूव करना था कि प्लांट के लिए सनलाइट नेसेसरी होती है, तो वैसे अभी मुझे क्या प्रूव करना है कि प्लांट के लिए CO2 भी नेसेसरी होती है। तो जब सनलाइट नेसेसरी होती है, जब इस बात का प्रूव करना था, तो हमने क्या किया, उसको 2 या 3 दिन के लिए धूप में रख दिया ताकि उसको सनलाइट मिलना बंद हो जाए। तो अभी तुम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि कमरे में बैठे हो और अपने कमरे के अंदर मौजूद होकर CO2 को ऑर्डर दे रहे हो कि जा CO2 कमरे के बाहर जा, जा CO2 कमरे के बाहर जा। जाएगी क्या यार, वो गैस है, वो कैसे जा सकती है। तो आपको CO2 हटानी है, आप कैसे करोगे। तो आप एक क्या करते हो, एक बॉटल लेते हो, बॉटल के अंदर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH डाल देते हो। इस KOH की एक यूटिलिटी होती है, वो यूटिलिटी ये होती है कि ये क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑल CO2। इसीलिए हम लोग यहाँ पे किसको ऐड करते हैं, KOH को ऐड करते हैं। ये KOH की बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है कि वो क्या करता है, सारे के सारे CO2 को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी कहाँ मौजूद होता है, फ्रॉम दी एयर या फिर जो उस बॉटल में पहले से मौजूद है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यानी कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जो इस एक्सपेरिमेंट का हीरो है, वो हीरो कौन है, KOH। जैसे प्रीवियस क्लास में पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हीरो कौन था, डार्क रूम। डार्क रूम में सनलाइट नहीं आ रही थी, तो वैसे इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हीरो कौन है, आप लोगों का KOH। ये CO2 को अंदर आने से नहीं क्या मैं कह रही रोक देता है। आप बॉटल का ढक्कन लगा दो तो और CO2 एंटर नहीं कर पाएगी। बट मान लेते हैं कुछ CO2 पहले से बॉटल के अंदर है, या मान लेते हैं कुछ CO2 बॉटल के अंदर घुस गई, तो CO2 को भगा नहीं सकता, लेकिन हाँ वो पूरी की पूरी CO2 को क्या कर देता है, खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। और कंटेनर के अंदर में कोई भी CO2 नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली यही करना है कि हमारा जो CO2 है वो नेसेसरी है। अभी तुम्हें किसी भी, जैसे घर में देखो कैसा होता है, टॉन्ट पड़ते हैं, जब तुम कमाओगे तब तुम्हें पता चलेगा पैसे की अहमियत, पेरेंट्स के द्वारा स्टूडेंट्स को, मतलब बच्चों को अपने, है ना। तो इट मीन्स दैट कि जब तुमसे वो पर्टिकुलर चीज छीन ली जाएगी तब तुम्हें उसकी असली औकात पता चलेगी। टीवीज में ऐड आते हैं, पानी बचाओ, एक जमाना नहीं तो ऐसा आएगा आपके पास पानी नहीं रहेगा। एंड लिटरली देयर आर फ्यू कंट्रीज, देयर आर फ्यू आइलैंड्स जहाँ पे पानी सही में नहीं है, वहाँ पानी बिकता है, लोगों को पानी खरीदना पड़ता है उनके घर में। जैसे हमारे यहाँ कैसा होता है, गवर्नमेंट नल देती है, नल से पानी आता है, हम बोरिंग खोल लेते, कुआं कर लेते। ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऐसे 2-3 आइलैंड्स को तो मैं खुद जानती हूँ पर्सनली कि वहाँ पे नहीं आता है पानी। आपको क्या करना पड़ता है, पानी वहाँ पे लोग परचेज करते हैं। एक टूरिस्ट परचेज कर रहा है वो बात अलग होती है, बट लोग वहाँ के लोकलाइट्स भी परचेज करते हैं। तो टीवी में कैसा आया था, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो एग्जैक्टली जब किसी चीज की मतलब आपसे वो चीज छीन ली जाए तब आपको उसकी अहमियत पता चलेगी। तो सिमिलरली हमें CO2 नेसेसरी होती है, इस बात को प्रूव करना है। फॉर दैट हमने क्या किया, उस कंटेनर के अंदर से सारी की सारी CO2 निकाल दी। समझ गए इस पूरे एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया है। अच्छा, अब ये बात आई डोंट थिंक कि तुम्हें डाउट में रहेगी, ठीक है। अब देखो इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप होता कैसे, कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये तुम लोगों के सामने डायग्राम है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। हम लोगों के पास एक प्लांट है, वो प्लांट को हमने देखो क्या किया। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा। तुम समझ गए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम क्यों भर रहे हैं, फॉर एब्जॉर्बिंग CO2, ताकि ये क्या कर सके, उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर में जो भी CO2 है उस CO2 को एब्जॉर्ब कर सके, और CO2 के अंदर में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, उस कंटेनर के अंदर में एक पत्ती को डाल दिया। ठीक है, हमारे कंटेनर के अंदर देखो एक पत्ती हमने डाल दी और एक पत्ती बाहर एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, अच्छा, और ऊपर से ऑब्वियस है कि मुझे कंटेनर को ऐसे बंद करना पड़ेगा ताकि और CO2 अंदर ना आ सके। ठीक है, ताकि और CO2 अंदर ना आ सके। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब होगा क्या कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान अब आगे एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे करें। अब देखो हमने इसमें क्या किया, ये जो पत्ती कंटेनर के अंदर डाली गई, ठीक है, ये जो पत्ती आपने कंटेनर के अंदर डाल दी है, इस पत्ती को बेचारी, इसको पत्ती को हमने क्या किया, बाहर निकाला। ठीक
ठीक है, कुछ दिनों बाद इस पत्ती को हम बाहर निकालते हैं। ये अभी भी प्लांट से लगी हुई है, अगर प्लांट से नहीं लगी होगी तो बेचारी मर जाएगी पत्ती तो, राइट। तो ये अभी भी प्लांट से चिपकी हुई है, बस हमने उसकी टहनी को, हमने उसकी डगाल को ट्विस्ट करके कंटेनर के अंदर डाल दिया है, ताकि बेचारी के पास कोई भी CO2 नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, उसके अलावा ये जो पत्ती आप कंटेनर के अंदर डालोगे, ये पत्ती पहले से डिस्चार्ज होनी चाहिए। चाहे आप क्वेश्चन में CO2 की इंपॉर्टेंस प्रूव करके दिखाओ, चाहे क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस प्रूव करो, या चाहे सनलाइट की इंपॉर्टेंस प्रूव करो, तीनों ही प्रोसेस में लीफ को यूज करने से पहले डिस्चार्ज किया जाता है। सबसे पहली यही स्टेप होती है, ठीक है। सबसे पहली स्टेप क्या होती है? डिस्टार्चिंग। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी डिस्टार्चिंग क्या होती है, फर्स्ट वाले में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले भी मैंने बताया। सेकेंड स्टेप आज की प्रोसेस में क्या है कि आप उसकी एक लीफ को, ठीक है, वन लीफ जो कि डिस्चार्ज्ड है, ठीक है, एक लीफ जो कि डिस्चार्ज्ड है, उस डिस्चार्ज्ड लीफ को आप किसके अंदर डाल दो? कंटेनर के अंदर डाल दो। जिस कंटेनर के अंदर में क्या भरा हुआ है? आपका KOH। और जो आपकी सेकेंड लीफ है, ठीक है, सेकेंड लीफ जो कि वो भी डिस्चार्ज्ड ही है, उस डिस्चार्ज लीफ को आप ऐसे बाहर हवा में खुला छोड़ दो, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखो, एक पत्ती इस कंटेनर के अंदर में है और एक बेचारी पत्ती कहाँ पे? इस तरीके से एटमॉस्फेयर में है, समझ रहे हो। तो जो पत्ती एटमॉस्फेयर में होती है, क्या उस पत्ती को सनलाइट मिल रही है? बिल्कुल, उस पत्ती को सनलाइट भी मिल रही है, नो डाउट, बराबर है, उसको सनलाइट भी मिल रही है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा बताओ? ये जो बेचारी पत्ती एटमॉस्फेयर में है, उसको CO2 भी मिल रहा है, लेकिन जिस पत्ती को आपने क्या करके रखा है, इस बेचारी पत्ती को जिसको आपने कंटेनर के अंदर भर के रखा है, उसको कहीं से भी कोई CO2 नहीं मिल रही, ठीक है। इस बेचारी को कोई CO2 नहीं मिल रही, नो CO2। क्यों? क्योंकि कंटेनर के अंदर में अगर कोई CO2 है तो उसको KOH एब्जॉर्ब कर दिया, और ऊपर से हमने कंटेनर का ढक्कन लगा के रखा है, तो CO2 अंदर भी नहीं आ सकती। अब बोलो क्या करें फिर? अब उसके बाद हम क्या करते हैं? इस पर्टिकुलर थर्ड स्टेप में हम पत्ती को तोड़ लेते हैं। अभी तक हमने अभी तक हमने लीफ को तोड़ा नहीं था प्लांट से, बट अब हम लोग लीफ को क्या कर लेते हैं? प्लग कर लेते हैं प्लांट से। अब लीफ को प्लग कर लेने के बाद अब देखो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस शुरू होती है, वो क्या? रिमूव करो किस चीज को? क्लोरोफिल को। अब क्लोरोफिल कैसे रिमूव किया जाता है ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले भी, राइट। अच्छा, फिर पांचवी प्रोसेस क्या होती है? जब हमें ऐसा लगता है कि पत्ती का ग्रीन कलर गायब हो गया है, क्लोरोफिल सब चला गया है, पत्ती क्या हो गई है? कलरलेस हो गई है, क्योंकि क्लोरोफिल के जाने के बाद तो बेचारी पत्ती को तो कलरलेस हो ही जाना है। तो ये जो कलरलेस लीफ होती है ना, ये जो आपकी मान लेते हैं कलरलेस लीफ है, इस कलरलेस लीफ के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं? आप लोगों का आयोडीन सोल्यूशन की बूंदे डालते हैं। किसकी बूंदे डालते हैं हम लोग? इसको पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं, आयोडीन का पोलियो ड्रॉप, आयोडीन सोल्यूशन की बूंदे डालते हैं, बराबर। अभी मुझको ये बताओ कि तुम्हारे पास टोटल कितनी लीव्स थी? तुम्हारे पास टोटल 2 लीव्स थी। एक थी आपकी फर्स्ट लीफ और एक थी आपकी सेकेंड लीफ। फर्स्ट लीफ मतलब जो बेचारी कंटेनर के अंदर में थी दबी हुई, और एक थी आपके पास सेकेंड लीफ। वो कौन सी थी बताओ आपकी सेकेंड लीफ? जो बाहर एटमॉस्फेयर में घूम रही थी बड़े मजे से, उसको कोई रोक टोक नहीं थी, है ना। पहले हमने दोनों को डिस्चार्ज कर लिया, लेकिन डिस्चार्ज करने के बाद एक को हमने वापस से एटमॉस्फेयर में रख दिया और एक दूसरी बेचारी को हमने कंटेनर के अंदर दबा दिया, और दोनों के अंदर ही हम लोग क्या कर रहे हैं? पोलियो, आयोडीन का पोलियो पिला रहे हैं उसको। ये हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। अब मुझे बताओ कि आयोडीन सोल्यूशन डालने से क्या होता है? आयोडीन सोल्यूशन डालने से जो स्टार्च होता है, जैसे ही आयोडीन स्टार्च के साथ इंटरैक्ट करता है, वैसे ही आप लोगों का स्टार्च के साथ इंटरैक्ट करते बराबर उस पत्ती के अंदर आपको क्या मिल जाता है? ब्लू ब्लैक कलर। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी भी चीज के अंदर में स्टार्च होता है, तो स्टार्च वाली चीजों के अंदर आप क्या करो? आयोडीन सोल्यूशन डालो। तो जैसे ही आयोडीन को कौन मिलता है? स्टार्च मिलता है। तुरंत आयोडीन और स्टार्च आपस में रिएक्ट करते हैं और ब्लू ब्लैक कलर आपको वहां पे क्या होता है? अपीयर होता है। यानी कि स्टार्च है इसीलिए ब्लू ब्लैक कलर है। तो जब भी आयोडीन डालते बराबर
किसी चीज का कलर अगर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए तो ये चीज क्या प्रूव करती है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर में क्या मौजूद है, स्टार्च। तो हमने दोनों के अंदर ही आयोडीन सोल्यूशन डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जो सेकेंड लीफ जो कंटेनर के अंदर नहीं थी वो कैसा है, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जो सेकेंड लीफ जो कि कंटेनर के अंदर नहीं थी वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई। बट जो आपकी बेचारी कंटेनर वाली लीफ थी, ये कंटेनर वाली लीफ के अंदर आपने आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। उस आयोडीन सोल्यूशन डालने के बावजूद भी ये बेचारी कैसी है, कलरलेस है। उस आयोडीन सोल्यूशन को डालने के बावजूद भी ये बेचारी कैसी है, कलरलेस है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसीलिए क्योंकि जो बॉटल के अंदर में लीव थी, इस बॉटल को पहले तो हम ऑलरेडी स्टार्च निकाल चुके हैं, इसका मतलब इसके अंदर अभी कोई भी स्टार्च नहीं है, मतलब कोई भी फूड नहीं है ना। इसके अंदर कोई भी स्टार्च नहीं है, यानी कि कोई भी फूड नहीं है, नो स्टार्च। नो स्टार्च मतलब क्यों इसके पास स्टार्च नहीं है? क्योंकि मैडम आपने पहले ही स्टार्च निकाल दिया था। तो यार स्टार्च तो मैंने पहले इसके अंदर भी निकाला था, लेकिन इसको हमने धूप में रखा, एटमॉस्फेयर में, तो माना कि इसके पास का सारा स्टार्च खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही आपने इसको एटमॉस्फेयर में रखा तो एटमॉस्फेयर से इसने क्या उठाया, CO2 यूज़ किया, और CO2 यूज़ करके इसने क्या करना शुरू कर दिया, फोटोसिंथेसिस शुरू की। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस शुरू की, इसने वापस से अपने अंदर क्या बना लिया, स्टार्च बना लिया। और जो बेचारी लीफ कंटेनर के अंदर दबी हुई थी, ये कंटेनर के अंदर वाली लीफ को कोई भी CO2 नहीं मिला। अब कोई भी CO2 नहीं मिला, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुई। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई यानी कि कोई भी स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ, और स्टार्च नहीं हुआ इसका मतलब आयोडीन डालने पर आपकी पत्ती ने ब्लू ब्लैक कलर आपको नहीं दिया। इससे ये बात प्रूव होती है कि अगर लीव्स को आप CO2 नहीं दोगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी, और अगर उन्होंने फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो ऐसे केस में आप लोगों का जो प्लांट है वो कभी भी क्या नहीं कर पाएगा, खाना नहीं बना पाएगा। तो CO2 भी नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और आप लोगों का लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ा था सनलाइट भी नेसेसरी होती है। ये हम लोगों की आज की शिक्षा है। अब बचता है आपका एक तीसरा रॉ मटेरियल यानी कि क्लोरोफिल। अब लोगों का डाउट आया कि जिस तरीके से आपने ये कहा कि CO2 नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, आपने ये कहा कि सनलाइट नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आप इस बात को प्रूव करिए कि क्लोरोफिल भी नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम कैसे आपके बात पे ट्रस्ट कर लें कि क्लोरोफिल नेसेसरी है? क्यों, मतलब क्यों ट्रस्ट करें हम आप पर? सही बात है भी, ये ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्लोरोफिल नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रूव करके दिखाओ। तो इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हाँ, बस यहाँ पे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे कि ऊपर वाली स्टेप में हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलो क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों के लिए क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों के लिए ऊपर वाली स्टेप में थी वो ये थी कि हम लोगों के पास क्या था, बताओ वहाँ पे? हम लोगों के पास एक ऐसा कंटेनर था जिस कंटेनर के अंदर में आपने क्या करके रखा था, बोलो? आपने उस कंटेनर के अंदर में क्या करके रखा था? आपने उस कंटेनर के अंदर में KOH डाल के रखा था। मैं चेक कर रही हूँ कौन सा वाला फ्रेम ज़्यादा प्यारा लगेगा। ठीक है, सभी प्यारे ही हैं बेसिकली। चलो आज इसको रख के काम करते हैं। ठीक है, कौन सा वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है? तो क्लोरोफिल वैसे ऊपर वाले में हमने KOH रखा था। तो अभी यहाँ पर आपको जो एक चीज़ चाहिए दैट इज़ वेरीगेटेड लीव। लास्ट क्लास में मैंने वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं ये चीज़ तुमको बताई थी, अभी फिर से बता देते हैं। मैंने कहा था गूगल भी कर लेना, ठीक है, वेरीगेटेड लीव्स का एग्जाम्पल देखने के लिए। चलो कोई बात नहीं किया होगा तो अलग ही चीज़ है। वेरीगेटेड लीव्स चाहिए हमें। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेरीगेटेड लीव्स? वेरीगेटेड लीव्स का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है घरों में आपको देखने को मिलेगा दैट इज मनी प्लांट। मनी प्लांट के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं बट मुझको उनके नाम नहीं पता, ठीक है, इसलिए मुझे जिसका नाम पता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, दैट इज मनी प्लांट। अब जैसे मनी प्लांट की अगर मैं लीव्स की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल ये उसकी लीव है, ऐसी कुछ दिखती होगी। अब ये जो लीफ है, इस लीफ का देखो कुछ पार्ट आपको कैसा दिखेगा, ग्रीन ग्रीन दिखेगा, ठीक है, ये कुछ पार्ट आपको ऐसा अच्छा सा ग्रीन दिखेगा। और आप देखोगे इसके कुछ पार्ट में आपको कैसा दिखेगा, ऐसा वाइट वाइट तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, चलो ये मान लेते हैं वाइट है, ये वाइट पैचेस दिख रहे हैं। फिर आपको थोड़ी सी जगह से फिर वो ग्रीन ग्रीन दिखेगा, फिर आपको वाइट दिखेगा। तो एक्चुअल में जो लीफ कंप्लीटली ग्रीन नहीं होती, ठीक है,
ऐसी लीव्स जो कंप्लीटली ग्रीन नहीं होती, जो पार्टली ग्रीन होती है और पार्टली वाइट होती है, उस पर्टिकुलर लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं। ठीक है, जो पार्टली ग्रीन होती हैं या पार्टली वाइट होती हैं, उन लीव्स को हम लोग कौन सी वाली लीव्स कहते हैं, वेरीगेटेड लीव्स। तो जब भी तुमको ये एक्सपेरिमेंट करना हो कि क्लोरोफिल ज़रूरी होता है किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, सो यू नीड वेरीगेटेड लीव, यू नीड वेरीगेटेड लीव। तो ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए, एक वेरीगेटेड लीव चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक प्यारी सी सुंदर सी वेरीगेटेड लीव मंगाई। इस वेरीगेटेड लीव का कुछ पार्ट ग्रीन है और कुछ पार्ट इसका ग्रीन नहीं है। मान लेते हैं जहां जहां मैं ये ग्रीन कलर ड्रॉ कर रही हूं, बस इतना पार्ट ग्रीन है। अगर इतना पार्ट ग्रीन है, इट मीन्स दैट कि दिस पार्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, क्योंकि पत्ती ग्रीन दिखती ही किसके वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से। तो ये पार्ट आपको ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब इस प्लांट के पास क्या है, क्लोरोफिल है। और ये जो बेचारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो कि ग्रीन नहीं दिख रहे, ठीक है, नॉट ग्रीन, तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो हमने क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, हम क्या करते हैं, उसके अंदर में एक मतलब ऐसी पत्ती लेते हैं जिसके कुछ पार्ट के पास क्लोरोफिल है और कुछ पार्ट के पास हम लोगों के पास क्लोरोफिल नहीं होता। अच्छा, क्या करूं मैं इस लीफ के पास, सबसे पहली चीज, सबसे 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 पहली चीज आप क्या करो, उस पर्टिकुलर प्लांट को कंप्लीटली डार्क स्पेस में रख दो। कंप्लीटली अंधेरे वाली जगह में रखने से क्या होगा बताओ, डी स्टार्चिंग होगी। मतलब जो खाना पहले से लीव्स के अंदर में स्टोर्ड है, ठीक है, उस पूरे प्लांट को आपने क्या किया, उसके अंदर का सारा पहले तो खाना खत्म कर दिया, बराबर, आपने उसके अंदर का सारा खाना पहले तो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, अब आप ये करते हो कि उस पर्टिकुलर पत्ती को, उसका क्लोरोफिल भी रिमूव करते हो। क्या करते हो, उस पर्टिकुलर पत्ती का क्लोरोफिल आप रिमूव करते हो। क्लोरोफिल कैसे रिमूव करते हैं, अभी ऊपर भी पढ़ा, उससे पहले भी पढ़ा, कल की क्लास में भी पढ़ा, तो बार बार हम लोग नहीं बातचीत करेंगे। तो क्लोरोफिल रिमूव करने के बाद यही लीव आपकी देखो कैसे दिखने लगती है। जो पार्ट पहले वाइट था वो तो अभी भी वाइट दिखेगा, लेकिन जो पार्ट पहले ग्रीन था वो अब कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कलरलेस। मतलब पहले पत्ती का कुछ पार्ट कलरलेस था और कुछ पार्ट क्या था, ग्रीन था, बराबर। अच्छा, लेकिन अब हम क्या देखते हैं, पत्ती का कोई भी पार्ट ग्रीन नहीं है, पत्ती बेचारी क्या हो गई, कंप्लीटली कलरलेस हो गई। ठीक है, कंप्लीटली बेचारी क्या हो गई है, कलरलेस हो गई है। क्या बात समझ रहे हो, ओके। अच्छा, इसके बाद में एक थर्ड स्टेप है तो क्लोरोफिल रिमूव करने की, सेकंड स्टेप में खा गई हूँ। प्लांट को जब आप कंप्लीटली डिस्चार्ज कर देते हो, कंप्लीटली डिस्चार्ज मतलब उसके अंदर अभी कुछ भी क्लोरोफिल नहीं है, तो सेकेंड स्टेप ये होती है कि आप प्लांट को वापस से उसको कहाँ रख देते हो, कीप इन सनलाइट। तो सनलाइट में रखने से क्या होगा, प्लांट वापस से क्या करेगा, फूड बनाना शुरू कर देगा। प्लांट वापस से क्या करना करेगा, फूड बनाना शुरू कर देगा, बराबर। अच्छा, अब ये कंप्लीटली आपकी कलरलेस हो गई। अब इस पत्ती के ऊपर हम लोग आयोडीन सोल्यूशन का पोलियो डालते हैं, तो क्या होगा, हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने ये ऊपर से आप लोगों का पोलियो की बूंदें टपकाई, तो पत्ती का जो ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा ब्लू हो गया। मतलब जो पार्ट पहले ग्रीन था वही सेम पार्ट अब क्या हो गया, आप लोगों का ब्लू हो गया। यानी कि दिस पार्ट ठीक है, विच वॉज ग्रीन, जो कि पहले ग्रीन था, वो कन्वर्ट हो गया, विच वॉज ग्रीन कन्वर्ट्स इनटू ब्लू ब्लैक। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू ब्लैक। और अगर आयोडीन डालते बराबर ब्लू ब्लैक दिखता है, इसका मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर जगह के पास क्या है, स्टार्च है। बट स्टार्च कहाँ से आया, हमने तो स्टार्च रिमूव कर दिया था। अरे भैया धूप में रखे थे ना, तो धूप में रखने पे उसने वापस से स्टार्च बना लिया, है ना, धूप में रखने पे उसने वापस से स्टार्च बना लिया। लेकिन जो पार्ट पहले कलरलेस था, ये वाला पार्ट पहले कैसा था, ये पहला पार्ट पहले ये कैसा था, अर्लियर ये कलरलेस था। और अगर मैं अभी भी बात करूं तो ये अभी भी कलरलेस है। मतलब
इस बेचारे के पास आपने इसको डिस्चार्ज किया और वापस से धूप में रखा, ये इसको मौका दिया कि ले भाई तू वापस से क्या कर दे, खाना बना ले। तो आप ये देखते हो, ठीक है, कि आप ये देखते हो कि ये तो अभी भी कलरलेस है, ये तो अभी भी कलरलेस है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो पार्ट कलरलेस पहले था वो अभी भी कलरलेस है। इसका मतलब ज़रूर इस पार्ट के पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। मतलब बिना क्लोरोफिल के खाना नहीं बन सकता, ये प्रूफ हो रहा है। और इस पार्ट के पास क्योंकि क्लोरोफिल थी, इसीलिए ये क्या हो गया, पहले से ग्रीन था और इसके पास क्लोरोफिल थी, इसीलिए जब आपने इसको धूप में रखा तो इसने पट 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 खाना बना लिया। और जैसे ही तुम आयोडीन सोल्यूशन डालते हो, तुम ये देखते हो कि क्या हो गया, इसने वापस से अपना कलर क्या कर दिया, ब्लू ब्लैक कर दिया, ठीक है। लेकिन इमेजिन, अभी मैंने पत्ती के अंदर से क्या कर दिया, सारा क्लोरोफिल निकाल दिया। पत्ती के अंदर से हम सारा क्लोरोफिल निकालते क्यों है, लेकिन मतलब निकालते क्यों है, खाना बनाने के बाद देखो मैंने क्लोरोफिल निकाला है, खाना बन गया और फिर क्लोरोफिल निकाला। क्लोरोफिल निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि जब आप ऊपर से आयोडीन की बूंदें डालते हो ना, तो आयोडीन की बूंदें कौन सा कलर प्रोड्यूस करती हैं, ब्लू ब्लैक, और क्लोरोफिल कौन सा कलर का होता है, ग्रीन। ताकि ग्रीन कलर और ताकि ब्लू ब्लैक कलर आपस में एक दूसरे से इंटरफेयर ना करे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफिल हटाते हैं। तो क्लोरोफिल हटा के फिर प्लांट को धूप में नहीं रखना, क्योंकि क्लोरोफिल हटा दी और फिर प्लांट को धूप में रखोगे तो बिना क्लोरोफिल के तो वैसे भी खाना नहीं बनेगा। तो पहले आपने क्या किया, प्लांट को धूप में रखा और धूप में रखने के बाद आपने उसको पूरा मौका दिया कि भाई ले बना ले, खाना बना ले। फिर आप ये देखते हो कि वो खाना नहीं बना पाया और मतलब फिर तो प्रूफ ही हो गया। सो दिस थिंग प्रूव्स दैट कि क्लोरोफिल इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस नोन एज व्हाट, फोटोसिंथेसिस। समझ गए, बस खत्म हो गई हमारी यहीं पे क्लास। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो तीनों रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब नॉट रॉ मटेरियल्स, जो आप लोगों के कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन, CO2, सनलाइट और आप लोगों का क्लोरोफिल, ये तीनों जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, पेपर में एक सवाल पूछा जाता है, अपनी नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर लेना कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो काफी सारे स्टूडेंट रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का भी नाम दे देते हैं। सनलाइट इज नॉट अ रॉ मटेरियल एंड क्लोरोफिल इज नॉट अ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल के नाम पर सिर्फ दो ही लोगों को आपको मतलब रखना है। पहला आपका H2O यानी कि वाटर, और दूसरा आपको रखना है CO2 यानी कि क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बस यही तो आपके रॉ मटेरियल है। उसमें CO2 को, उसमें क्लोरोफिल को, सनलाइट को, वो कंडीशंस हैं, बट रॉ मटेरियल कौन है, ये दोनों है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये पार्ट कंप्लीट कर लिए कि आखिर आपका जो प्लांट है, वो प्लांट को वो तीनों कंडीशन ज़रूरी है। अब हम लोगों की कल की क्लास का देखो जो टॉपिक रहेगा, यानी कि मंडे की क्लास का, वो ये कि प्लांट को ये रॉ मटेरियल मिलता कहाँ से है, मतलब H2O प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है, CO2 को प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है, ये हम लोगों का पार्ट रहेगा, ठीक है। अभी ऑलरेडी देखो तुम लोगों की शाम को मैथ्स की क्लास चलती है, तो इसी वजह से मेरे को ऐसा कोई जल्दी नहीं है कि फटाफट चैप्टर कंप्लीट कर दो, ठीक है। इसलिए अपन अपना मस्त स्लो मोशन में धीरे धीरे एक एक पन्ना NCERT का पढ़ते हुए कंप्लीट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि NCERT में ये चीज़ कहाँ पर है। तो तुम लोगों के सामने NCERT टेक्स्ट बुक खुल गई है, तुम लोगों के पास भी होगी, उसमें देख लेना। तो पहली एक्टिविटी देखो तुम्हारे पास यहाँ पे आ गई, मतलब एक्टिविटी के अंदर से मैं क्वेश्चन फ्रेम करके दे रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करने हैं, अपनी नोट्स कॉपी में लिखने हैं, ये तुम्हारा आज का काम है। क्वेश्चन क्या लिखोगे, एग्जाम्पल ऑफ वेरीगेटेड लीव्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल ऑफ वेरीगेटेड लीव्स, ये पहला। तो इसके लिए अपने एग्जाम्पल का आंसर क्या आएगा, मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। क्रोटॉन्स क्या होता है, गूगल सर्च कर लेना, मेरे को बताने की नहीं है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन लिखोगे, डिफाइन वेरीगेटेड लीव्स। तो डिफाइन वेरीगेटेड लीव्स को मैं ऑलरेडी ऊपर जो मैंने मतलब PDF अभी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी ना, देखो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख के दे चुकी हूँ कि वेरीगेटेड लीव्स क्या होती है। देखो, द लीव्स विच आर पार्टली ग्रीन एंड पार्टली व्हाइट आर नोन एज वेरीगेटेड लीव्स। तो आंसर तुम्हारे पास वेरीगेटेड लीव्स का है, ताकि बहाना ना बना सको कि अरे ये तो आंसर हमारे पास था ही नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वाई प्लांट्स आर केप्ट इन अ डार्क रूम।
आर केप्ट इन अ डार्क रूम, ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप, ये उसका आंसर है, ताकि उसका सारा का सारा स्टार्च क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हाँ, इमर्स इट इन अ बीकर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमर्स लीफ इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, वॉट विल यू ऑब्जर्व, ये क्वेश्चन बन गया, वॉट विल यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिलेगा ऐसा करने के बाद, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि इसका आंसर में क्या लिखोगे, आपकी जो लीफ है, आपकी जो बेचारी पत्ती है, सीधी सादी सी पत्ती जो थी आपकी, उसको तो आपने अल्कोहल में उबाल दिया, तो जो आपकी लीफ है, ये लीफ क्या हो गई होगी, कलरलेस, ये लीफ क्या हो गई, कलरलेस। और लीफ का जो ग्रीन कलर था, वो ग्रीन कलर क्या, कहाँ, मतलब कहाँ चला गया, लीफ से निकल के वो ग्रीन कलर कहाँ चला गया, सोल्यूशन में। तो व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ, इसका जवाब क्या दोगे कि इट विल बिकम कलरलेस। और फिर व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, आप क्या लिखोगे कि इट विल बिकम ग्रीन, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद देखो, वाई आयोडीन सोल्यूशंस आर यूज्ड इन फॉर एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है यार, चल नहीं रहा है, थोड़ा सा रुको, आई थिंक ये डिस्चार्ज हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई आयोडीन सोल्यूशंस आर यूज्ड, मैं थोड़ा रफ लिख रही हूँ, बट तुम्हें वीडियो देखते देखते ही इसको अपनी बुक में फेयर तरीके से लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या लिखोगे, ये किस लिए यूज किया जाता है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इसका जवाब क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, टू डिटेक्ट, आपको ये पता लगाना है कि आपके लीफ के वेरियस एरियाज में स्टार्च है कि नहीं। तो इस टाइप के देखो छोटे छोटे सवाल आप लोगों को कहाँ से पूछे जा सकते थे, एक्टिविटी से पूछे जा सकते थे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, कि आखिर प्लांट CO2 को कैसे ऑब्टेन करता है, ओके। अच्छा, अब उसके बाद एक और एक्टिविटी 6.2 है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो मेरा डायग्राम और यहाँ पे इसका डायग्राम दोनों का अलग है, लेकिन पेपर में ऐसे दो डायग्राम बनकर आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे ये पत्ती में लिखा, मतलब लिखा रहेगा कि वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास में क्या कंटेन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये खुद एक क्वेश्चन में आ जाएगा। डायग्राम को देखो और डायग्राम को देखकर पहचानो कि वो जो चीज रखी गई है, वो रखी हुई चीज क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है, आप लोगों की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, अब उसके अलावा यहाँ पे तुमसे पूछ लिया जाएगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, वाई वॉच ग्लास कंटेन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर वाई वी यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वाई वी यूज, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, जैसा कि अभी ऊपर तुमको सिखाया गया है, ताकि ये सिस्टम के अंदर से सारा का सारा क्या कर दे, CO2 निकाल दे, बस। तो ये तुमको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखने का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, यहाँ से पोटेशियम हाइड्रो, ये यूज ऑफ KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। अच्छा, और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा, इन विच एक्सपेरिमेंट डू यू यूज KOH, तुम KOH किस एक्सपेरिमेंट में यूज करते हो। तो तुम्हें यहाँ पे आंसर अपना क्या रिपोर्ट करना है, टू शो दैट, किस चीज के लिए, टू शो दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इतने सारे एक्सपेरिमेंट हैं, उसमें से किस एक्सपेरिमेंट के लिए आपने उसको यूज किया है, ये अगर आपको नहीं पता तो क्या। अच्छा, और उसके बाद ठीक है, बाकी सारी चीजें तो हम लोग अब बाद में डिस्कस करेंगे, इतना सफिशिएंट है। तो हमने जो एक्टिविटीज पढ़ी, उन एक्टिविटीज से ये पूरा आपका सारांश निकला है। हाँ, अब ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, ये पेपर में हो सकता है बनाने को पूछा जाए, राइट। तो फिर भी इस डायग्राम को अपनी नोट्स कॉपी में बना लेना। क्वेश्चन क्या रहेगा, ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, ठीक है। या फिर हो सकता है तुम लोगों को ये डायग्राम बनाया आए और तुमको यहाँ पे लेबलिंग करनी हो कि वैक्सीक्यूटिकल कहाँ है, अपर एपिडर्मिस कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, एयर स्पेसिस कहाँ है, ये सारा काम तुमको करना पड़े, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए वो यही है, डायग्राम को पूरा बनाना, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ प्रॉपर तरीके से। तो कल हम ये सीखेंगे कि प्लांट अपना रॉ मटेरियल यानी कि वाटर और अपना CO2 कैसे लेता है, और उसके अलावा इस डायग्राम को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, क्योंकि उतनी डिटेल में आपकी NCERT में दिया नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से
कि एपिडर्मिस का क्या फंक्शन होता है, ये वो वगैरह वगैरह। फिर हम लोगों का ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा वो क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन। काफ़ी लंबा चैप्टर है जैसे कि मैंने कहा, तो बेटर रहेगा कि चीज़ों को तुरंत नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ और बाद के लिए अपना काम मत टालो, अदरवाइज बहुत टाइम हो जाएगा और कुछ हो नहीं पाएगा फिर लर्न वन। ठीक है।